नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। तिब्बत पर फिर आक्रामक होता चीन। यदि अगले दलाई लामा पर चीन का नियंत्रण होगा तो इससे भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए जोखिम बढ़ जाएंगे। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर इन दिनों आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। ये आक्रामकता शी के उत्साह को कम बल्कि उनकी हताशा और बेबसी को ज़्यादा व्यक्त कर रही है। पिछले कुछ अरसे से सीसीपी ने बार बार दोहराया है कि वर्तमान दलाई लामा के पश्चात उनके उत्तराधिकारी की खोज, चयन और मान्यता का पूरा अधिकार उसके अतिरिक्त किसी अन्य का नहीं होगा। उसका कहना है कि तिब्बत की जनता, तिब्बती धर्म गुरुओं और यहाँ तक कि स्वयं दलाई लामा को भी यह अधिकार नहीं। तिब्बत की निर्वासित सरकार और धर्म गुरुओं ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि चीन के ऐसे हस्तक्षेप को तिब्बती जनता मान्यता नहीं देगी। स्वयं दलाई लामा ने कहा है कि इस विषय पर अंतिम निर्णय तिब्बत की जनता का होगा। दलाई लामा ने अगले अवतार का प्रश्न न केवल चीनी और तिब्बत बल्कि भारतीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। 1951 में तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे के पहले तक सदियों से दलाई लामा स्वतंत्र तिब्बत के शासक और सर्वोच्च धर्मगुरु रहे हैं। वह 1959 से भारत में शरण लिए हुए हैं। तिब्बती शासन और धर्म व्यवस्था के अनुसार दलाई लामा की मृत्यु के बाद उनके अवतारी बालक की खोज जाता है और शिक्षण प्रशिक्षण के बाद वयस्क होने पर शासन अध्यक्ष बनाया जाता है। इस परंपरा में वर्तमान दलाई लामा 14वें हैं। यह हैरानी की बात है कि जिन दलाई लामा को तिब्बत पर कब्जे के बाद चीनी सरकार भिक्षु के चोले में छिपा हुआ भेड़िया, डाकुओं का सरदार, गुलाम पालने वाला सामंत और चीन की राष्ट्रीय एकता का दुश्मन जैसे अभद्र उपमाएं देती आई है, यह भला क्यों उनके अगले उत्तराधिकारी के चयन को लेकर इतना व्यग्र है? इसका कारण बहुत स्पष्ट है। दरअसल चीन ने पिछले 70 वर्षों से तिब्बत की जनता को अपना दास बनाने और चीनी प्रभुसत्ता को स्वीकार कराने के लिए हर तरह के दमन, अनुशासन, प्रोपगंडा और प्रलोभन जैसे हथकंडे इस्तेमाल किए। इसके बावजूद चीनी सरकार तिब्बत की जनता के मन से दलाई लामा के प्रति आस्था, तिब्बत की आज़ादी की आशंका और उनके धार्मिक विश्वास पर आघात करने में बुरी तरह विफल रही। इसका एक उदाहरण 2009 के बाद से इस साल सितंबर तक 157 तिब्बती लोगों की आत्महत्या के रूप में दिखता है। आत्महत्या करने वालों में करीब 80% से अधिक युवक युवतियां ऐसे बौद्ध भिक्षु थे जिनकी पिछले 2 पीढ़ियों ने दलाई लामा को देखने के बजाय केवल उनके विरुद्ध चीनी दुष्प्रचार सुना था। उनकी अंतिम चीखें भी तिब्बत की आज़ादी और दलाई लामा की वापसी के स्वर सुनाई पड़ रहे थे। 1951 से 1959 के बीच चीन सरकार ने तिब्बत की जनता को कम्युनिस्ट शासन के सब्ज बाग दिखाए और नाना प्रकार के प्रलोभन दिए, लेकिन चीनी सेना के अत्याचारों के विरुद्ध 1959 में विशाल जनक्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हुई, जिसे देखने के लिए चीन ने अत्याचारों की पराकाष्ठा पार कर दी। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों के अनुसार चीनी सेना ने 80,000 तिब्बतियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी नरसंहार के दौरान चीनी सेना से बचते हुए उस समय 25 वर्षीय दलाई लामा ने भारत में शरण ली। उसके बाद पिछली सदी के 7वें 8वें दशक में चीनी सरकार ने तिब्बत के उन मठों, मंदिरों और प्रतीकों का विनाश करने की मुहिम चलाई जिनका जुड़ाव तिब्बतों राष्ट्रीय पहचान से था। इस दौर में कथित सांस्कृतिक क्रांति के दौरान चीन ने उस उम्मीद के साथ कम्युनिस्ट प्रोपगंडा चलाया कि तिब्बत के लोग उनके बहकावे में आकर देशभक्त चीनी नागरिक बन जाएंगे, लेकिन उनकी यह मंशा फलीभूत नहीं हो पाई। उल्टे 1987 और 1989 में चीनी उपनिवेशवाद के विरुद्ध तिब्बत में विरोध प्रदर्शनों का सैलाब आ गया। ये इतना तेज था कि कम्युनिस्ट नेता अपनी तिब्बत रणनीति नए सिरे से बनाने पर मजबूर हुए। इस नई रणनीति के अंतर्गत
तिब्बती बौद्ध धर्म, बौद्ध संस्थानों और बौद्ध प्रतीकों पर आंतरिक कब्जे का अभियान छेड़ा गया। इसी अभियान के तहत तिब्बती जनता को फिर से उपासना स्थल जाने की छूट दी गई और नष्ट किए गए मठों मंदिरों का नवनिर्माण किया गया। इसी नीति के माध्यम से पहले 1992 में करमापा और उसके बाद 1995 में पंचेन लामा के नए अवतारों के चुनाव के लिए सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी ने तिब्बती धर्म गुरुओं के नेतृत्व में अनुष्ठान कराया और उनका अभिषेक किया। अब कालांतर की घटनाओं से समझ आता है कि करमापा और पंचेन लामा के अवतारों की खोज और अभिषेक असल में दलाई लामा के अगले अवतार को मान्यता दिलाने की फुल ड्रेस रिहर्सल ही थी। इसके बाद तिब्बत के मठों में वहाँ के परंपरागत अवतारी लामाओं की खोज है और वहाँ उन्हें गद्दी पर बैठाने का नया अभियान चीन ने बड़ी सुनियोजित ढंग से चलाया। वर्ष 2007 में चीन ने तिब्बत के लिए चीनी संविधान में एक नया कानून ही जोड़ दिया। इस कानून के अनुसार भविष्य में सभी अवतारी लामाओं की खोज और नियुक्ति का एक अधिकार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का होगा। इसका वास्तविक लक्ष्य वर्तमान दलाई लामा की मृत्यु के बाद चीनी मोहरे की नियुक्ति करना है ताकि तिब्बत की जनता को पालतू बनाया जा सके। चीन के हथकंडों को देखते हुए अमेरिका ने 2020 में अमेरिकी संविधान में नया कानून जोड़कर दलाई लामा के अवतार उत्तराधिकार में चीनी दखलंदाजी का विरोध करते हुए भावी अमेरिकी संस्कारों को इस दिशा में अपेक्षित कदम उठाने का बाध्यकारी प्राविधान जोड़ दिया। अब जहां तक भारत की बात है तो दलाई लामा से जुड़ा प्रश्न उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अखंडता के साथ बहुत गहराई से जुड़ा है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में करीब 4000 किलोमीटर क्षेत्र में दलाई लामा और तिब्बती धर्म परंपराओं का गहरा प्रभाव है। ऐसे में यदि भावी दलाई लामा पर किसी भी प्रकार का चीनी नियंत्रण होगा तो भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए जोखिम बढ़ जाएंगे। इसलिए इस मुद्दे पर भारत सरकार को अविलंब अपनी सक्रियता एवं सतर्कता बढ़ानी होगी और अपनी कूटनीति को फिर से उजागर करना होगा। और केवल कूटनीति ही नहीं, उन सब विषयों पर भी आत्मचिंतन करना होगा जो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक है, जो हमारे भारत की और तिब्बत की मेल खाती हुई संस्कृति है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।